तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 4 है और आज आपके लेसन 6, लेसन 7, 8, 9 और 10 आपकी पूरी EEE कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर से बने रहें और वीडियो को जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन के आपके रिवीजन कराए जा रहे हैं आप उनको अच्छे से समझें और अच्छे से आप रिवीजन करें और साथ में पढ़ते हुए भी चलें। देखिए, जो MCQ टाइप क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं इन्हीं में से आपको कई MCQ टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको हमने टोटल लगभग 200 से 250 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं EEE के। ठीक, आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको 250 क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन के पढ़ा दिए जाएंगे और साथ ही हमने आपको कई सिंबल भी बताए हैं, तो उन सिंबल को और आपको MCQ टाइप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, इसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। तो देखिए, परेशान आप लोग बिल्कुल भी ना हो, बस सभी लोग जो कि है मेहनत करते रहें और अपना जो कि एक आध दो बार रिवीजन भी करते रहें। और जो देखिए कम्युनिकेशन स्किल की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन स्किल में आपके इस बार एंटोनियम और सिनोनियम ज़्यादातर आएंगे। ठीक है, आपके MCQ टाइप क्वेश्चन में एंटोनियम, सिनोनियम, पंक्चुएशन इसी तरह के MCQ टाइप क्वेश्चन में बनकर आएंगे। ठीक, तो वो आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ें। एक वीडियो लेक्चर कम्युनिकेशन स्किल का डला हुआ है, उसको देख लें और उसके बाद हमने आपको क्वेश्चन बैंक दे दी है टेलीग्राम चैनल पर कम्युनिकेशन स्किल की, तो आप उससे कम्युनिकेशन स्किल की तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वो ज़रूर से देखें। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको कई प्रकार के जो कि है सिंबल आपको बताए थे फर्स्ट लेसन के। ठीक है, देखिए इसमें पहला आपका क्वेश्चन आता है कि एक कार्य के संपन्न करने में लगा कुल व्यय, जिसमें सामग्री का मूल्य, प्रत्यक्ष श्रम मूल्य और आपका परिनिरीक्षण लागत तथा ऊपरी प्रभाव आदि सभी व्यय जोड़ने के पश्चात जो मूल्य आता है उसे क्या हम कहते हैं? उसको हम कहते हैं उत्पादन लागत। क्या कहते हैं? उत्पादन लागत। मतलब कि किसी भी उत्पादन में लगने वाले पैसे को हम क्या कहते हैं? उत्पादन लागत कहते हैं। दूसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि क्रय प्रणाली के तुलनात्मक आपके विवरण के स्वीकृत मूल्य के आधार पर विभिन्न फर्मों के समान माल को आपूर्ति की सूचना देने के लिए भेजा जाने वाला प्रपत्र कौन सा होता है? मतलब कौन सा लेटर हम भेजते हैं? तो हम भेजते हैं क्या? क्रय आदेश। कौन सा लेटर होता है? क्रय आदेश आपका होता है। इसके बाद तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि उत्पादन लागत व अभ्रांश का योग होता है। क्या होता है? आपका क्रय मूल होता है। क्या होता है? आपका क्रय मूल होता है। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वस्तुओं का मूल्य जाना जाता है। वस्तुओं का मूल्य किससे जाना जाता है? आपके कोटेशन से। किससे जाना जाता है? कोटेशन से। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन आता है कि कोटेशन का एक विस्तृत एवं सुधरा हुआ रूप कौन सा है? आपका है कैटलॉन। कौन सा है? आपका कैटलॉन है। छठवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु का उत्पादन शुल्क केंद्रीय व स्थानीय कर रहित मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका सूचित मूल्य कहलाता है। सूची मूल्य कहलाता है। सातवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वह निविदा जिसमें ठेकेदारों से प्रत्येक आइटम या वस्तु की बोली का उल्लेख कराने के लिए कहा जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? आपका कहलाता है आइटम रेट निविदा। ठीक है, आठवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मांग पत्र की प्रतियां बनाई जाती है। मांग पत्र की प्रतियां बनाई जाती है। कितनी बनाई जाती हैं? आपकी 3 बनाई जाती है मांग पत्र की प्रतियां। इसके बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्यय जो सामग्री व श्रम लागत को अचानक बढ़ा देता है वह क्या कहलाता है? आपका कहलाता है आकस्मिक व्यय। मतलब कि एकदम किसी वस्तु के रेट बढ़ जाना, वो आपके कहलाता है आकस्मिक व्यय। कुशल श्रमिकों को बड़े शहरों में कितना मूल्य मिलता है? मतलब कि कुशल श्रमिक जो आपके होते हैं उनको बड़े शहरों में जैसे मुंबई, दिल्ली वगैरह में कितना आपका जो कि है मूल्य मिलता है? कितने रुपए मिलते हैं? 500 से 700 रुपये। 500 से 700 रुपये। कुशल श्रमिक को छोटे शहरों में कितना मूल्य मिलता है? आपके 400 से 500 रुपये। ठीक है, 12 नंबर का आता है क्वेश्चन कि कुशल श्रमिकों को अन्यंत्र में कितना मूल्य दिया जाता है? अन्यंत्र का मतलब आपके गांव वगैरह में। देखिए, बड़े शहर में आपके आते हैं मुंबई वगैरह, छोटे शहर में आपके शहर हो गए। ठीक है, इसके बाद आते हैं अन्यंत्र जिसमें आते हैं आपके गांव, कस्बे वगैरह। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर का आता है कि अर्धकुशल श्रमिकों को बड़े शहरों में कितना मूल्य दिया जाता है? तो आपके कितने? 400 से 500 रुपये अर्धकुशल श्रमिकों को। अर्धकुशल श्रमिक कौन होते हैं आपके? आगे आपको बताएंगे। ठीक है, सभी को आपको डिटेल में समझा देंगे हम। 14 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि अर्धकुशल श्रमिकों को बड़े शहरों में कितना मूल्य मिलता है? 300 से 400 रुपये।
कुशल श्रमिकों को अन्यंत्र मतलब कि गांव में कितने मूल्य मिलता है, 200 से 300 रुपये। अब यहाँ पर देखिए आप टेबल के रूप में इसको देख सकते हैं। ये है आपके श्रमिक श्रेणी मतलब कि कुशल श्रमिक, अर्ध कुशल और उसके बाद कुशल। कुशल आपके अकुशल के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं, आपकी जो लेबर वर्ग की या आपके श्रमिक होते हैं, जैसे कि जो सामान उठाने धरने का काम करते हैं। अर्ध कुशल के अंतर्गत आपके आते हैं जो उठाकर मिस्त्री को देते हैं, ठीक। कुशल अकुशल श्रमिक के अंतर्गत कौन आ गया, आपका जो गट्टी बिजली को लाकर, ठीक, गट्टी बिजली को लाकर आपके जहाँ पर काम आपका हो रहा है वहाँ पर रखते हैं। अर्धकुशल का मतलब है जो उस मसाले को बनाते हैं, ठीक, गुम्मा वगैरह उठाकर देते हैं। और कुशल का मतलब आपका कौन हो गया, मिस्त्री, जो मेन मिस्त्री होता है आपका घर वगैरह बनाता है, ठीक है। साधारण भाषा में आपको इसलिए समझा गया है क्योंकि आपको अच्छे समझ में आ जा सके। अकुशल को देखिए बड़े शहरों में मिलते हैं 200 से 300 रुपये, छोटे शहरों में मिलते हैं आपके 150 से 250 रुपये, और अन्यंत्र मतलब कि गांव में मिलते हैं 100 से 200 रुपये। अर्धकुशल को मिलते हैं बड़े शहरों में 400 से 500 रुपये, छोटे शहर में 300 से 400 और अन्यंत्र में 200 से 300। कुशल श्रमिक को मिलते हैं बड़े शहरों में 500 से 700, आपके छोटे शहरों में 400 से 500 और अन्यंत्र में आपके गांव वगैरह में 250 से 400 रुपये मिलते हैं। आपका सातवां लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है कि टाइप ऑफ वायरिंग। देखिए IS 4648 से आपका 1968 के अनुसार आपकी शक्ति परिपथों में परिपथ का लोड डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 3000 वॉट से अधिक नहीं होना चाहिए। 18 नंबर का क्वेश्चन आता है कि स्विच बोर्ड की चौड़ाई निर्भर करती है, किस पर करती है, दोनों पर, मतलब कि स्विचों की संख्या पर और सॉकेटों की संख्या। जितने भी उसमें आपके बोर्ड में स्विच और सॉकेट लगे होंगे उसी हिसाब से आपके बोर्ड की चौड़ाई उस पर निर्भर करती है। 19 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि आंतरिक तार स्थापना में प्रयुक्त तारों को कवर करने के लिए किस विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है, तो पीवीसी का किसका, पीवीसी पाइप का। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आपके वर्कशॉप लाइटिंग के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग को वरीयता दी जाती है, ठीक, मतलब कौन सी वायरिंग उपयोग की जाती है, आपकी कंसील कंड्यूट वायरिंग, ठीक है। 21 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि अस्थायी प्रकार की तार स्थापना प्रणाली है, अस्थायी प्रकार की तार स्थापना प्रणाली कौन सी है, आपकी क्लीट तार स्थापना, कौन सी, क्लीट तार स्थापना। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि क्लीट तार स्थापना में लागत आती है, बहुत कम लागत आती है, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि सार्वजनिक भवन और गोदामों व आपके प्रयोगशालाओं के लिए उपयोग कौन सी है, वाहक नली तार स्थापना, कौन सी है, वाहक नली तार स्थापना। ये हम सब वायरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 24 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए उपयुक्त है, कौन सी है, आपकी क्लीट तार स्थापना, ठीक है। इसके बाद आपका 25 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड को भवन से कितनी दूरी के अंतर्गत या कितनी दूरी पर लगाया जाता है या रखा जाता है, तो आपके 1.5 मीटर, कितने, 1.5 मीटर। तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, आपके वायर गेज का उपयोग करते हैं तार की मोटाई नापने के लिए, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि कुछ मुख्य तार स्थापना साधनों के नाम लिखिए, कौन से हैं, स्विच, मेन स्विच, सॉकेट तथा आपका प्लग, आपके लैंप होल्डर, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर। तो ये सभी क्या हैं, आपके मुख्य तार स्थापना साधन हैं। इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन आता है कि गृहोपयोगों शक्ति उपकरण है, मतलब कि घरों में उपयोग करने वाले शक्ति उपकरण कौन कौन से हैं, कूलर, गीजर, हीटर, फ्रिज, सभी, ठीक है, क्या है आपका ऑल। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि क्लीट की परस्पर दूरी समानता कितनी होती है, तो 30 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आता है कि किसी विद्युत स्थापना में विद्युत स्रोत से विद्युत धार ले जाने तथा विद्युत भार से होकर वापस विद्युत स्रोत तक ले जाने का कार्य कौन सा कहलाता है, आपका चालक कहलाता है। चालक के द्वारा हम ये कार्य करते हैं। BIR तार का पूरा नाम क्या है, BIR तार का पूरा नाम क्या है, आपका वल्कनीकृत भारतीय रबड़ तार, ठीक है। आपकी CTS या आपका TRS का पूरा नाम क्या है, आपका TRS का पूरा नाम देखिए VIR तार, कौन सा है, VIR, चीमड़ रबड़ कोशित, ठीक, चीमड़ रबड़ कोशित, सॉरी, ठीक, इसका आंसर ये वाला होगा, चीमड़ रबड़ कोशित, कौन सा, चीमड़ रबड़ कोशित। इसके बाद PVC तार का पूरा नाम क्या है,
पॉलीविनाइल क्लोराइड और आपका कंपाउंड, पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपाउंड PVC, जरूर से इसको याद करें, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपाउंड। ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय विद्युत नियम संख्या 50 के अनुसार मीटर बोर्ड के तुरंत बाद लगने वाली मुख्य स्विच कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के आपके होते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका आता है 33 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है कि मुख्य स्विच के द्वारा विद्युत सप्लाई का क्या होता है? फेज व न्यूट्रल एक साथ कटते हैं। फेज व न्यूट्रल एक साथ क्या होते हैं? कटते हैं। DPIC का पूरा नाम क्या है? द्विध्रुवीय आयनिक क्लेड। ठीक, द्विध्रुवीय आयनेट क्या है? क्लेड। इसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है कि वितरण बोर्ड के द्वारा हम परिपथों को विपरीत किया जाता है। परिपथों को क्या किया जाता है? विपरीत किया जाता है। फ्यूज की वह न्यूनतम विद्युत धारा जिस पर वह गलकर परिपथ में भंग करता है क्या कहलाता है? फ्यूजन विद्युत धार। क्या कहलाता है? फ्यूजन विद्युत धार। 39 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि फ्यूज तार अपनी फ्यूज रेटिंग से अधिक विद्युत धारा पर फ्यूज हो जाता है। कितने पर हो जाता है? आपकी 1.6 से 2 गुना। ठीक, 1.6 से 2 गुना। इसके बाद HRC फ्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका हाई रेपुटेरिंग आपका कैपेसिटी। पाइप वायरिंग कितने प्रकार की होती है? पाइप वायरिंग आपकी 2 प्रकार की होती है। विद्युत झटका रोकने के लिए तथा मार्ग में धारा के आपके क्षरण को रोकने के लिए चालक पर क्या किया जाता है? विद्युत रोधक मतलब इंसुलेटर लगा दिया जाता है। इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि जिन स्थानों पर जो आपकी ज्वलनशील पदार्थ उपस्थित होते हैं उन स्थानों पर कौन सी वायरिंग का प्रयोग किया जाता है? आपकी छुपी हुई वाहक नली वायरिंग। कौन सी? छुपी हुई वाहक नली वायरिंग। इसके बाद देखिए 44 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि IE नियम 32 के अनुसार वन फेज सर्किट में न्यूट्रल वायर में नहीं लगा होना चाहिए। क्या नहीं लगा होना चाहिए? आपका फ्यूज नहीं लगा होना चाहिए इसमें। ठीक है। मेगर का उपयोग चालकों के बीच व भूतार के बीच क्या मापने के लिए किया जाता है? आपका वोल्टेज मापने के लिए हम करते हैं। भू परीक्षण का उपयोग किया जाता है। भू परीक्षण का उपयोग आपके भू परिपथों को मापने के लिए किया जाता है। कैसे? भू परिपथ मापने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। 4 ध्रुवीय RCCB का प्रयोग किया जाता है। RCCB का प्रयोग हम करते हैं 3 फेज लाइन के लिए। कौन से? 3 फेज लाइन के लिए हम RCCB का प्रयोग करते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि पोल के आधार पर RCCB कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की आपकी RCCB होती हैं। MCB का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कौन सा है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB किस कैपेसिटी तक की होती हैं? तो 100 एम्पियर कैपेसिटी तक की आपकी MCB होती है। अब हम पढ़ेंगे लेसन 8, लेसन 9 और लेसन 10 और इसी के साथ हमारा EDDE पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आपका आती थी कि सर्किट कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? सर्किट कनेक्शन आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब हम इसको जो कि है स्पीड में पढ़ते हैं। ठीक है। आपके सप्लाई वोल्टेज के आधार पर सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फेज संख्या के आधार पर सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आपके इंसुलेशन विधि के आधार पर सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। श्रेणीपणी सेवा संयोजन का संस्थापन कितने प्रकार का होता है? आपके कितने? 5 प्रकार का होता है। अब देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर आपसे सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। सबसे पहला आपका सर्विस कनेक्शन है कि सर्विस वोल्टेज के आधार पर सर्विस कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। आपके फेज संख्या के आधार पर 2 प्रकार के और इंसुलेशन विधि के आधार पर 2 प्रकार के आपके सर्विस कनेक्शन होते हैं। इसके बाद देखिए 6वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि 11 से 0.4 kV के उपकेंद्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आपके होते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि शक्ति वायरिंग कितने प्रकार की होती है? शक्ति वायरिंग आपकी 2 प्रकार की होती हैं। सभी मोटरों फर्श में कितनी ऊंची नींव बना कर रखनी चाहिए? सभी मोटर फर्श में कितनी आपकी नींव की ऊंची बना के रखनी चाहिए? आपके 20 से 50 सेंटीमीटर। कितनी? 20 से 50 सेंटीमीटर। 9वां क्वेश्चन है आपका कि शक्ति वायरिंग में कम से कम किस आकार का एल्यूमिनियम का तार प्रयोग करना चाहिए? तो आपके 2.1 mm स्क्वायर। 2.1 mm स्क्वायर। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि मोटर्स आपके स्विच स्टार्टर और वितरण बोर्ड तथा मुख्य बोर्ड फर्श से कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए? तो आपका ये लगाना चाहिए 1.5 मीटर। कितनी? 1.5 मीटर ऊंचाई पर लगाना चाहिए। इसके बाद देखिए आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आता है कि 5 HP तक की मोटर के लिए कौन सी
स्टार्टर का प्रयोग हम करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं DOL स्टार्टर, आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि 20 HP से अधिक क्षमता वाले मोटर के लिए कौन से स्टार्टर का प्रयोग करते हैं हम, तो हम बी आपके ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। देखिए सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से पढ़ते हुए चले आप लोग। मुख्य स्विच एक कलीय परिपथ के लिए उपयोग में लाया जाता है, कौन सा लाया जाता है, ऑल ट्रायक भी लाया जाता है आपके, और आपके देखिए आपका DPIC और TRNIC, ये सभी आपके इसके मुख्य स्विच एवं एक कलीय परिपथ में प्रयोग में लाए जाते हैं। घरेलू शक्ति परिपथ का लोड भारी नहीं होना चाहिए, कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 20 आपके 2000 वॉट से अधिक नहीं होना चाहिए घरेलू शक्ति परिपथ का लोड या ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि स्विच बोर्ड की विशिष्ट माप कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए आपकी 10 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। मोटर की वायरिंग हेतु कंड्यूज की माप वाहक की लंबाई से उपलब्ध होती है, किसकी होती है, 2 से 5 मीटर, 3 से 5 मीटर। मोटर के लिए शक्ति तार स्थापना में कैसी वाहक नली उपयोग में लाई जाती है, भारी गेज की आपकी नली जो कि है उपयोग में लाई जाती है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि लाइनों आधारों पर पड़ने वाले विद्युत बल संतुलित स्थिति में नहीं होते हैं, ऐसे बलों को संतुलित अवस्था में लाने के लिए प्रयोग करते हैं आपके टैंक अवस्था का, कौन सी अवस्था का, टैंक व्यवस्था का हम इस स्थिति में प्रयोग करते हैं। आधार परत के ऊपर से इस जस्तीकृत इस्पात के तारों या टेप की 1-2 परत दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसके हम कहते हैं कवच, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं कवच। 20 नंबर का इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि खम्भों पर स्थापित उपकेंद्र अधिकतम कितनी क्षमता के होते हैं, आपके 300 kVA किलोवाट एम्पियर। इसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है कि भवन के अंदर स्थिर सामान्य वितरण उपकेंद्र में आपके परिणामित्र की आवश्यकता होती है, कितनी होती है, एक परिणामित्र की ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत लाइनों का वह भाग जो विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है आपका लाइन चालक कहलाता है, क्या कहलाता है, लाइन चालक कहलाता है। पहाड़ी पर स्थित लाइन आधारों पर लगाई जाती है, आपकी टैंक व्यवस्था लगाई जाती है। आधार आपका लाइन आधार होना चाहिए, लाइन आधार कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। आपके देखिए नविदाओं के प्रकार हैं, नविदाओं के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार की आपकी नविदाएँ होती हैं। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है कि पक्षपात का कोई आपका चांस नहीं है, किसमें, ओपन टेंडरिंग में। इसके बाद आपके नए ठेकेदार को बाजार में प्रवेश करने की अवसर प्रदान करती है, कौन करती है, आपकी ओपन टेंडरिंग क्या करती है, आपके नए ठेकेदार को आपके बाजार में प्रवेश करने की, आपकी एंटर करने की सुविधा प्रदान करती है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी विशेष कार्य या सामानों को सप्लाई के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव है, क्या है आपका, निविदा। मोटर बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए, 1.5 मीटर रखनी चाहिए, ये आपको याद हो चुका होगा अच्छे से। सर्वोपरि लाइन सेवा संयोजन में LT वितरण पोल की संख्या, ये दूरी लगभग कितनी मीटर के अंदर होती है, आपके 35 मीटर के अंदर होती है। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि एक घरेलू शक्ति परिपथ में कुल आहार कितने वॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3000 वॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए इसके बाद आता है आपका 32 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न सिंबल किसका है, तो पशु बटन स्विच का, किसका है, पशु बटन स्विच का। अब आपसे जिस तरह के आपके MCQ टाइप क्वेश्चन बनेंगे सिंबल से, जिस तरह से आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन बनेंगे सिंबल से, तो उस तरह से आपको MCQ टाइप क्वेश्चन अब आएंगे, ठीक है। इस तरह से आपके आएंगे कि छत पर लगा बल्ब का सिंबल निम्न में से कौन सा है, या आपसे पूछ ले कि निम्न सिंबल छत पर लगा बल्ब का कौन सा है। तो देखिए छत पर लगा बल्ब का सिंबल आपका है ये C वाला, ठीक है। छत पर लगा सिंबल ये है साधारण बल्ब का, ये है आपका दीवार पर लगा बल्ब, और ये है जंजीर की सहायता से लगा हुआ बल्ब, ठीक। तो सभी आपको याद करते हुए चलना है, एक बार आप दोहराते हुए चलेंगे तो जो कि आपको आसानी हो जाएगी। आतंक बल्ब का सिंबल है ये वाला, कौन सा है, B ऑप्शन आपका आतंक बल्ब का सिंबल है। मध्य स्विच का सिंबल है ये आपका D ऑप्शन, ठीक, मध्य स्विच का सिंबल है। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि द्विध्रुवीय स्विच का सिंबल कौन सा है, तो द्विध्रुवीय स्विच का सिंबल आपका है ये वाला। इसमें देखिए F बना हुआ है, 2 आपके यहाँ पर छोटे हैं, तो यहाँ पर आपका द्विध्रुवीय, ये है आपका त्रिध्रुवीय स्विच का सिंबल। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल है,
5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल आपका ये वाला है, ठीक, ये वाला सिंबल है आउटलेट और आपका सॉकेट पॉइंट, इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज ना हो, हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे से समझा दिया है। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि लटकन स्विच का सिंबल कौन सा है, तो लटकन स्विच का सिंबल आपका है ये, लटकन स्विच की पहचान है, यहाँ पर आपका पी लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि लटकन स्विच का सिंबल है। इसके बाद लाइन हॉप का सिंबल है, लाइन हॉप का सिंबल कौन सा है, ये वाला लाइन हॉप का सिंबल है आपका। सर्ज आपके सर्ज प्रोटेक्टर का सिंबल कौन सा है, सर्ज प्रोटेक्टर का सिंबल आपका ये वाला है। लैम्प का सिंबल आपका ये ए व सी दोनों, मतलब कि ए और सी ये दोनों आपके लैंप के सिंबल हैं, किसके, लैंप के सिंबल हैं। डीसी मोटर का चिन्ह कौन सा है, डीसी मोटर का चिन्ह है ये वाला, ठीक, हमने आपको बताया था डीसी हो तो उसके एम के नीचे सिंगल लाइन, अगर एसी पूछा हो एसी मोटर का सिंबल तो इस तरह से आपका सिंबल बनेगा और वहाँ पर ऊपर लिख जाएगा एम, ठीक है, ये है आपका एसी मोटर का सिंबल। दो तार परिपथ खंड का सिंबल कौन सा है, दो तार परिपथ खंड का सिंबल आपका है ये वाला, ठीक है। टू फेस एनर्जी मीटर का सिंबल कौन सा है, ये वाला है। ये किसका है, 3 फेस एनर्जी मीटर का, 3 फेस एनर्जी मीटर का सिंबल है वो वाला। इसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन है कि सीलिंग फैन का सिंबल कौन सा है, सीलिंग फैन का सिंबल आपका है ये, सीलिंग फैन देखकर ही समझ में आ रहा है कि सीलिंग फैन का सिंबल है। इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन है कि रेहोस्टेटिक प्रवर्तक का सिंबल है ये, चौक का सिंबल आपका ये वाला है। देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं और इसको इस तरह से भी बना सकते हैं हम, ठीक है, सीधी लाइन में भी। वायरिंग का सिंबल है ये वाला, पंखा रेगुलेटर का सिंबल है ये वाला, ठीक है। आपके चौक बॉक्स का सिंबल है इस तरह से बनेगा आपका, और सीलिंग फैन का सिंबल आपका इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह, ये दोनों सिंबल आपके सीलिंग फैन के भी हैं, तो आप कन्फ्यूज इन दोनों में बिल्कुल भी ना हो। देखिए ऊर्जा मापी का सिंबल कौन सा है, ऊर्जा मापी का सिंबल इसमें से कौन सा बताइए, ऊर्जा मापी का सिंबल आपका है ये बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका है ऊर्जा मापी का। ये है आपका बैल पशु का, और ये है आपका संकेत बल्ब का सिंबल, और ये किसका है, सीलिंग फैन का, ठीक है, ये किसका है, सीलिंग फैन का, देखिए हमने ऊपर बताया था आपको। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सूचक लैंप का सिंबल कौन सा है, सूचक लैंप का सिंबल कौन सा है। अब आपको इसमें से बताना है कि सूचक लैंप का सिंबल कौन सा है। देखिए ये है, हमने आपको बता दे रहे हैं, ये है आपका ल्यूमिनस आपका पुश बटन, ल्यूमिनस पुश बटन का स्विच है, ये है आपका पुश बटन। अब आपको बी और डी में से बताना है, इन दोनों में से आपके सूचक लैंप का सिंबल कौन सा है। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको लेसन 5, 6, ठीक, आपका 6, 7, 8, 9, 10 सभी लेसन आपके EEE के कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए अब बात आती है कम्युनिकेशन स्किल की, तो कम्युनिकेशन स्किल की एक आपकी वीडियो लेक्चर डला हुआ है, ठीक, 50 MCQ टाइप क्वेश्चन का, उसने हमने आपको पंक्चुएशन अच्छे से समझाया है। इसके बाद आपके एंटोनियम सिनोनियम्स वगैरह हैं, तो ये आपको क्वेश्चन बैंक से याद करना होगा, उससे आपको जो कि है ज़्यादा आसानी होगी, और आपको एंटोनियम होगा, सिनोनियम होगा, इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चन आना है इस बार। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, हमने आपको 4 जो कि है आपके 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, आपके पावर प्लांट, ट्रांसमिशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल और आपका एनर्जी कंजर्वेशन और EEE, ये 5 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि एनर्जी आपकी कम्युनिकेशन स्किल के भी MCQ टाइप क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएं, ठीक है। लेकिन आपके 5 सब्जेक्ट जो कि है कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग परेशान होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज़ देख लेते हैं, ठीक, ब्रह्मास्त्र सीरीज देख लेते हैं और हमने जो आपको नोट्स दिए हैं वो पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन में को भी आप एक बार ज़रूर से देख लें, अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपको, ठीक, आपको अच्छे नंबर गेन करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। और देखिए सभी लोग जो कि अच्छी तैयारी करें, बिल्कुल भी घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन आपकी एग्जाम है, आप सभी लोगों को पता है किस तरह से आपको देना है, ठीक, और नकल के भरोसे कोई भी ना रहे, नकल के भरोसे जो कि है कोई भी ना रहे। आप लोगों की इतनी तैयारी है कि आप लोग बिना नकल के भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, और किसी को भी अगर ऑनलाइन टेस्ट करने में परेशानी हो रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, हम एक प्रॉपर वीडियो उस पर बता देंगे कि आपको क्रोम पर कैसे किस तरह से टेस्ट देना है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें।